रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं श्रीकांत आज एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आया है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज आपको बेहतर टॉपिक और कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिएगा कौन कौन से महत्वपूर्ण जो एक प्रकार से फैक्ट हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं सैंधव सभ्यता। जो मेन पॉइंट हैं आज उन पर हम बात करने वाले हैं। तो सैंधव सभ्यता की हम खास इतिहास की बात करेंगे। तो इतिहास में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ आज हम उन्हीं को पढ़ाने वाले हैं। सैंधव सभ्यता का भी जो धार्मिक जो सेशन है उसको बाद में ख़त्म करेंगे। प्रमुख स्थल हैं उनको भी हम बाद में ख़त्म कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैंधव सभ्यता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सैंधव सभ्यता। आपको करना क्या है, आपको अपनी कॉपी पर नोट करते चलना है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अपनी कॉपी पर आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं कि सैंधव घाटी जो सभ्यता है इसके अन्य नाम क्या थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसके और कौन कौन से नाम हैं सैंधव सभ्यता के। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं हम। नंबर 1 पर है कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। एक तो नाम ये हो गया, इतनी बात क्लियर। इसके बाद इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और एक कांस्य युगीन सभ्यता, इसको किस नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया इसके नाम से संबंधित, ठीक। इसका जो काल की बात करें, अगर हम काल की बात करें तो किस काल से संबंधित है ये जो सभ्यता है किस सरल और सहज तरीके से पढ़ेंगे हम। तो आद्य ऐतिहासिक काल, याद रखेंगे इसको, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो सबसे पहले इसके अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कांस्य का सिस्टम जो था इसी सभ्यता में मिला। काल की बात करेंगे तो आद्य ऐतिहासिक, इसको भी याद रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। देखिए इसकी जो सर्वमान्य तिथि है, ठीक है, कौन सी, इसकी जो सर्वमान्य तिथि है, सर्वमान्य तिथि जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो कौन सी तिथि है, सर्वमान्य तिथि। तो अगर इसके हम डेट की बात करें, ईसा पूर्व की बात करें तो 2300 ईसा पूर्व से, याद रखेंगे कितना, 2300 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के कितना, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के काल का समय माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1700 नहीं 1750 कर लीजिएगा आप, कितना, 1750। अब देखिए इस जो काल विभाजन था इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल विभाजन है, यहाँ पर याद रखेंगे काल विभाजन। कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, उन इतिहासकारों ने इसका जो काल विभाजन किया है, ठीक, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माधव स्वरूप जी की बात करते हैं, माधव स्वरूप वत्स की बात करते हैं। पहले नंबर पर है, नंबर 1 पर है माधव
पहले नंबर पर हैं माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, ये इतिहासकार हैं प्रमुख। इन्होंने अलग अलग तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन किया है। तो माधव स्वरूप वत्स की बात करेंगे तो इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व माना है। याद रखेंगे कितना, 3500 ईसा पूर्व से इन्होंने 2700 ईसा पूर्व माना है। ये विभाजन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद जॉन मार्शल की बात आती है। जॉन मार्शल, ठीक है, इतिहासकार थे ये भी। ठीक है, और इन्होंने 3200 ईसा पूर्व से इन्होंने 2750 माना है। कितना माना है, 3200 ईसा पूर्व से इन्होंने 2750 ईसा पूर्व के काल को इन्होंने क्या माना है भाई। देखिए, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक माना है। इसके बाद जॉन मार्शल की बात करेंगे तो 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। इसके बाद एक और है डेल्स इतिहासकार हैं। इन्होंने 2900 से माना है 1900। याद रखेंगे कितना, 2900 से इन्होंने माना है 2900 से 1900 ईसा पूर्व के जो काल है, ईसा पूर्व का काल है, इन्होंने माना है। तो अर्नेस्ट मैके की बात कर रहे थे हम। अब हम बात करेंगे अर्नेस्ट मैके। तो इन्होंने जो विभाजन काल माना है 2800 से, इनको याद रखेंगे 2800 से इन्होंने माना है 2500 ईसा पूर्व के मध्यकाल को इन्होंने क्या माना है, इसके काल विभाजन सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना है। इसके बाद एक और आते हैं इतिहासकार जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर नोट कर दें, मार्टिमर व्हीलर। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 2500 से 1500 माना है। इन्होंने कितना माना है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्यकाल को इन्होंने जो सर्वमान्य तिथि माना है, इसको माना है। इसके बाद आते हैं सीजे। महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं, वो जितने भी बनते हैं हम आपको यहाँ पर लिखवा देंगे सीजे गैंड के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सीजे गैंड के अनुसार। ठीक है, तो जो सीजे गैंड ने माना है वो 2300 से, शायद यही वाला हो सकता है आपका जितना भी लिखा हुआ है, कितना है 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सीजे गैंड ने कितना माना है, जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है 2300 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सीजे गैंड जी ने माना है। इसके बाद डीपी अग्रवाल की बात करते हैं। किसकी, डीपी अग्रवाल की बात करते हैं। अगर सीजे गैंड की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर 1700 कर लीजिएगा, कितना है 1700 कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डीपी अग्रवाल की बात करते हैं। तो डीपी अग्रवाल के अनुसार, अगर हम डीपी अग्रवाल की बात करें तो इन्होंने कितना माना है, 2300 से कितना माना है, 1750 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, ईसा पूर्व इनके अनुसार। और लास्ट एक फेयर सर्विस है। कौन है, फेयर सर्विस। अगर फेयर सर्विस के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने 2000 से कितना माना है, 1500। 2000 से 1500 ईसा पूर्व के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना है। अगर विस्तार की बात करें, हम किसकी विस्तार की बात करें तो 3 महाद्वीप की बात करें तो इसमें भारत भी आता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है,
अब यहाँ से बात आती है विस्तार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने महाद्वीपों में था? तो सबसे पहले नंबर 1 पर है भारत, प्लस फिर इसके बाद पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पर आता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। ये 3 जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों में पूरी तरीके से क्या था, फैला था इसका विस्तार। तो आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, सिंधु सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें, तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको बता दें कि इसका विस्तार कैसे था, ठीक है। तो यहाँ पर इस छोटा सा चार्ट बना लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ऊपर आपको पता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है, इधर कौन सी दिशा है, पूर्व, और इधर पश्चिम है। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो मांडा, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। उत्तर की बात करें तो यहाँ पर एक मांडा प्लेस था, मांडा। तो इसको कह सकते हैं अखनूर, अखनूर जम्मू कश्मीर। कहाँ तक? जम्मू कश्मीर तक विस्तार था इसका, जम्मू कश्मीर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये तो उत्तर का हो गया। इसके बाद दक्षिण की बात करेंगे तो दाइमाबाद। दक्षिण में कौन सा था? तो दाइमाबाद, दाइमाबाद, दक्षिण में दाइमाबाद। वो भी कहाँ तक था इसका विस्तार? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, इसके बाद ये तो दक्षिण की बात हो गई। इसके बाद आलमगीरपुर, ठीक। पूर्व का क्या था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये आपका पड़ता है मेरठ। कहाँ पड़ता है? मेरठ यूपी, ठीक, मेरठ यूपी। और इसके बाद सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान पड़ता है। कौन सा? सुतका गेंडोर, ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो ये आपके थे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार। तो उत्तर का कौन सा था? उत्तर का आपका मांडा हो गया। इसके बाद अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन सा आ जाएगा? आलमगीरपुर। फिर इसके बाद दक्षिण की बात करेंगे तो दाइमाबाद, और पश्चिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान। इतना सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए प्राप्त स्थल संख्या की बात आती है। बहुत बार पूछा गया है कि प्राप्त स्थल संख्या, प्राप्त स्थल संख्या की बात आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कि टोटल कितने प्राप्त स्थल संख्या थी। तो आपको हम बता दें इसकी टोटल संख्या कितनी थी? 1400। याद रखेंगे, संख्या कितनी थी? 1400। अगर सिर्फ भारत की बात करें, किसकी बात करें? अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में टोटल जो स्थल हैं वो 925 पाए गए थे। कितने? 925 पाए गए। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान को मिला दिया जाए, ठीक है, कितने? भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो कुल मिला के भारत और पाकिस्तान के स्थलों की बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वो 475। कितने मिले हैं? 475 स्थल। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक, 475 स्थल। इसके बाद लिपि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? लिपि कैसी थी? तो लिपि भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपि कैसी थी। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लिपि थी? चित्राक्षर। याद रखेंगे, ये बहुत कम किताबों में मिलता है, चित्राक्षर लिपि, ठीक है। इस लिपि के बारे में आपको याद रखना होगा। कैसी लिपि थी? चित्राक्षर लिपि थी। अगर शैली की बात करें, इस सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या आप कह सकते हैं एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो इसकी शैली कैसी थी? तो वस्त्रा, आप क्या कह सकते हैं इसको? हलावर्त। क्या कह सकते हैं इसको? आप हलावर्त सभ्यता कह सकते हैं, या गौमुख। एक इसका एक नाम और मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है, गौमुत्रिका। याद रखेंगे, इसको कहते हैं गौमुत्रिका सभ्यता।
ठीक है, गौमूत्रिका शैली मिली, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं वस्त्रोफेदम, क्या कह सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, वस्त्रोफेदम शैली, वस्त्रोफेदम शैली। 3 प्रकार की शैलियाँ, या एक ही नाम आप कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं हलावर्त शैली, या गौमूत्रिका शैली, या वस्त्रोफेदम शैली। ये 3 शैलियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके यहाँ पर 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई गई थी। कितने प्रकार की प्रजातियाँ थी? 4 प्रकार की प्रजातियाँ थीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि महत्वपूर्ण उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर हम बात करें प्रजातियों की बात करें तो सिंधु सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई गई थी। सबसे पहले भूमध्य सागरीय प्रजाति नंबर 1 पर है, भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति, ठीक है। और अगर बात करें भूमध्य सागरीय प्रजाति की तो सर्वाधिक संख्या वाली प्रजाति थी ये। कैसी थी? सर्वाधिक संख्या इन्हीं की थी। सर्वाधिक संख्या वाली प्रजाति कौन सी थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति। नंबर 2 दोस्तों, अगर नंबर 2 की बात करें तो अल्पाइन, और नंबर 3 की मंगोलाइट। अल्पाइन प्रजाति, नंबर 3 मंगोलाइट। ठीक, क्या कहते हैं? मंगोलाइट। इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट नंबर 4। नंबर 4 पर कौन थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ये 4 प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले भूमध्य सागरीय, दूसरे नंबर पर अल्पाइन, तीसरे नंबर पर मंगोलाइट और चौथे नंबर पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। हड़प्पा कालीन टीलों के विषय में सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। जो टीलों के बारे में जिसने लिखा, याद रखेंगे, टीलों के बारे में सर्वप्रथम लिखने वाले, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने लिखा? तो चार्ल्स मैसन ने लिखना स्टार्ट किया था। याद रखेंगे, चार्ल्स मैसन 1826 में। चार्ल्स मैसन कब लिखा था? 1826 ईस्वी में। जितने भी टीले पाए गए थे उन टीलों के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? चार्ल्स मैसन ने लिखा था। अगर जुड़वा राजधानी की बात करेंगे तो मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता की अगर जुड़वा राजधानी की बात करें, किसकी बात करें? जुड़वा राजधानी की बात करें तो जुड़वा राजधानी में आप कह सकते हैं कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्लस मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 जुड़वा राजधानी हो गई। अगर बात करें लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की बात करें, ठीक है, लघु हड़प्पा की बात करें, लघु हड़प्पा की बात करें तो इसको किसी ने लोथल को कहा गया था। किसे कहा गया था? लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, या इसको लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात स्थल की बात करें तो रोपड़। ठीक है, सर्वप्रथम ज्ञात स्थल, कांस्य युगीन का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल, तो आप इसे कह सकते हैं रोपड़। सबसे पहले इसी स्थल की क्या की गई थी? खोज की गई थी। सबसे पहले रोपड़ की बात की गई थी। भारत में सबसे बड़ा जो अगर विस्तार स्थल की बात करें भारत में तो राखीगढ़ है। ठीक है, किसका है? राखीगढ़, ये हरियाणा में पड़ता है। तो भारत में जो सबसे बड़ा और या आप कह सकते हैं सबसे विस्तृत स्थल है भारत में,
है ना। तो बड़ा या कह सकते हैं विस्तृत स्थल, विस्तृत स्थल, विस्तृत स्थल वो राखीगढ़ है जो आपका हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़, राखीगढ़ हरियाणा। राखीगढ़ हरियाणा में पड़ता है जी। इतनी बात हो गई। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात थी वो क्या थी, नगर नियोजन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी भाई, विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बात करें तो नगर नियोजन, नगर नियोजन, नियोजन। ठीक, तो दोस्तों ये रहे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट। इसके बाद जो हम अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के जो भारत में स्थल हैं और जो भारत के बाहर स्थल हैं। फिर इसके बाद धार्मिक और राजनैतिक जो जीवन कैसा था वो आपको मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैसेज करके बताएं, और आपको कौन से वीडियो आपको देखना है या आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें।